अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। बहुत सारी चीज़ें हैं जंग को लेकर, ईरान, इसराइल, अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला एक तरफ चल रहा है। इन सारी चीज़ों के बीच एक बड़ा अहम इजलास हुआ, तब पार्लिमानी इजलास हुआ। तमाम रहनुमाओं को मदऊ किया गया और मौलाना फजल रहमान समेत तमाम पाकिस्तान की लीडरशिप या सियासी अकाबरीन वहाँ पर मौजूद थे। अगर नहीं थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी। क्या वजह है कि इतने अहम मामलात में ये नेशनल कॉज के लिए किसी एक शख्स के लिए क्यों इस सारे मामले को रौंद दिया जाता है? और ये बड़ा अहम मौका था, लोगों को भी सवाल करने का मौका मिल रहा है कि भाई आपको वोट दिए हैं, आप एक अपोजिशन हैं, जाके बताएं वहाँ पर क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या ठीक बात हुई, क्या गलत बात हुई, किस तरह से पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी को डिराइव करना है, क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों में इनपुट होना चाहिए और ये वो मौका है जिस पर तमाम तर मेरा ख्याल है इख्तलाफात को बालाए ताक रख के आगे बढ़ना चाहिए। इन सारी सिचुएशंस पर बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब सरबराह तहरीक जवान पाकिस्तान भी हैं, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। सर, कल का इजलास बड़ा अहम था, बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो जंग, उसके डायनामिक्स, उसकी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान सिचुएशन, सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई। बहुत बड़ा मसला मईशत का है, पूरे खित्ते को है, खाली हमें नहीं है, उस पर बात हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब सियासी अकाबरीन ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे, एक सियासी क़यादत इकट्ठी नहीं हो रही, कैसे मामलात को ठीक करेंगे? और एक नेशनल कॉज के लिए भी पीटीआई नहीं आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वो आप समझे ना कि नेशनल कॉज या इंटरनेशनल कॉज नहीं आ सकते ना, मजबूरी है। वहाँ इसराइल खफा हो जाएगा, अमेरिका खफा हो जाएगा। वहाँ जो उनके मामलात हैं, आप देख लें कासिम और सुलेमान को, क्या उनकी तरफ से गजा के अंदर या ईरान के अंदर जारी जारियत के ऊपर कोई जिक्र खैर हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में कोई करारदाद मंजूर हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आप ये तो आप अच्छा चले भाई, पाकिस्तान तो सारे ही बहुत मेरे ख्याल में वहाँ तो बड़े जालिम हुक्मरान हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। वहाँ तो इस्लाम पूरी तरीके से नाफिज है। वहाँ तो आप करारदाद पेश करते इसराइल के खिलाफ, आप ईरान के हक में करारदाद करते, आप आयतुल्लाह खामेनी की शहादत को वहाँ बकायदा उसके लिए दुआ करवाते। तो मुझे ये सिर्फ समझा दें कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। फिर वहाँ कोई रैलियां निकालने पे चलो भाई, पाकिस्तान में तो फ़लस्तीन का परचम उठाना गुनाह है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आप देखें, जैसे ही आप मोटरवे से जब खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो पिशावर तक मुझे तो सिर्फ फ़लस्तीन के परचम नजर आते हैं। माशाल्लाह नजर आते हैं। आपको नजर आए हैं कभी? नहीं सर। ये आप मेरे ख्याल में हजूर तो फिर समझ जाए ना। तो मकसद यहाँ ये है कि अगर ये लोग जिनको आप समझ रहे हैं कि ये आपके दर्दमंद हैं या आलम इस्लाम के हवाले से, ये रियासत मदीना का नारा ज़रूर लगाते थे। इनको मीर सादिक, मीर जाफ़र, इनको न्यूट्रल्स और याहिया टू के तो आपको बड़े बयानात मिल जाएंगे, जो इनको आपको आए दिन ट्विटर के ऊपर ये बातचीत करते रहते हैं, वो आपको मिलेगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपको फ़लस्तीन के हवाले से जो इनके बानी चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से किसी किस्म का आपको कोई ट्वीट नज़र आया? क्या पार्टी की जानिब से पार्टी ने इस सारे मामले को कंडेम किया ऑफिशियली? क्या पार्टी की वेबसाइट पे आप मुझे दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते? अभी भी अगर हम नहीं समझते मेरे भाई, तो फिर बस बात खत्म है। फिर जब हम क्यों नहीं समझ जाते कि जैक गोल्डस्मिथ जो इस टाइम पे दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा शख्स है जो इजराइल की हमायत कर रहा है, जो इस जुल्म और बर्बरियत और इस दरिंदगी को सपोर्ट कर रहा है, ये जैक गोल्डस्मिथ के खानदान वाले ये कभी भी नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोल सकते। आई एम सो सॉरी। ठीक हो आई विल गया। बी वेरी अच्छा अब्दुल्ला कैंडिड। गुल किसी को साहब, बुरा लगता है एक तो बुरा चीज़ लगे। मैं ज़रा चाहूँगा ये कि हम ज़रा इस पर बात करें। ये एक ऐसा मौका है, मुल्क अलग अपने मामलात को लेकर है, अफगानिस्तान वॉर चल रही है, वहाँ से दहशत गर्दी हो रही है, बन्नू की हालत, इनके अपने सूबे की हालत आपके सामने है, बच्चों पे जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, कोई गवर्नमेंट की रेटी नहीं है वहाँ पे। जब भी कुछ करना है वो आर्म फोर्सेस ने करना है और वही कर भी रहे हैं, और सबको ट्रस्ट भी उन्हीं पर है। बाकी सूबों की हालत देख लें, इनकी देख लें, बलूचिस्तान को बेहतर किया जा रहा है, नज़र आ रहा है हमें। और इसके साथ साथ इस वक्त सिचुएशन थी कि हमें इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है या इस सिचुएशन में सरवाइव कैसे करना है।
इसके लिए लीडरशिप बैठी थी। इवन मौलाना फजल रहमान भी आए, नाराज हैं लेकिन ठीक है, वो आए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। इनका ना होना क्या डैमेज पड़ता है इस चीज से? देखिए, इन कैमरा ब्रीफिंग थी। इन कैमरा ब्रीफिंग का मतलब यह होता है कि जब आप ऐसे कुछ बातचीत जो कि आप आवाम के सामने शेयर नहीं करते, लेकिन क्योंकि लीडरशिप होती है तो उसको अपने समझ के लिए उसको बताया जाता है और अपनी हिकमत अमली वज़ा की जाती है, और ये नेशनल कोहेरेंस की बात होती है। आप एक कौमी बयानिया बनाया करते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ वो एक पाकिस्तान में ये जो जंग जारी है अफगानिस्तान के साथ, ये असल में ईरान की जंग का ही एक हिस्सा है। मैं इसको इससे हट के नहीं समझता। एक ही वक्त में ये शुरू की गई है और हमें ये भी मालूम है। चले छोड़ें पाकिस्तान को, मेरे जैसे तो जाहिल बोलते ही रहते थे कि पाकिस्तान निशाना है असल। अब तो तुर्किया के वजीर खारजा भी खुलेआम बोल रहे हैं कि तुर्किया के बाद पाकिस्तान की बारी है। क्यों बोल रही है पूरी दुनिया? पूरी दुनिया जो है वो दीवानी हो गई है क्या? समझाए ना इसको। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी हाई लेवल मीटिंग के अंदर आप नहीं जाएंगे और एक कौमी बयानिए को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान की सालमियत को, मेरे ख्याल है कि पसंद नहीं करते। आप पाकिस्तान इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी को पसंद नहीं करते। मुझे ये बताइए, गजा पीस बोर्ड के अंदर, मैं नहीं कह रहा था कि वो वहां जाना बिल्कुल दुरुस्त था। आप देख लें, पाकिस्तान ने सिर्फ ये किया कि गजा पीस बोर्ड में गया और ये साबित कर दिया कि हम तो आए हैं अमन के लिए, कि चलो ले आओ अमन। पाकिस्तान को ये इल्म था कि इजराइल इसको तबाह बर्बाद कर देगा, और वही हुआ। तो आज कम से कम पाकिस्तान का अपर हैंड है कि हम तो आए थे, तुम्हारा बंदा नहीं आया। आज देखें, गजा पीस बोर्ड की धज्जियां उड़ गई। वो गजा वॉर बोर्ड बन गया बजाय पीस बोर्ड बनने के। और अब तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये तारीख में ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया जाएगा। जो ईरान के अंदर जो एक नई लहर आई है और जिस तरीके से एक जोश और जज्बा और वलवला, और हर आदमी आयतुल्ला खामेनाई का नजरियाती वारिस बनकर उठा है। अमेरिका हैज ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। ये वो जंग जीत नहीं रहे, उनके बल्कि ये अपने वो सेनेट हार में इस गए पे हैं। बातें हो रही हैं, अपने उनकी कांग्रेस इस पे बात कर रही है, बड़ी डिटेल बात हो रही है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस सिचुएशन में जो गुज़िश्ता रोज़ का ये तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास था, कितना सूदमंद देख रहे हैं इसको? क्या हम कोई पॉलिसी डिराइव कर सकते हैं इस सिचुएशन में? क्योंकि बहुत नाजुक सिचुएशन है, हमें पूरी दुनिया के साथ चलना है, अपने पड़ोसियों के साथ भी चलना है। दूसरी तरफ तो दो पड़ोसी वैसे ही इसराइल के हरकारे हैं, एक तो इंडिया है, एक अफगानिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बना ली हुई है। जिन्होंने बनानी होती है ना, पॉलिसी बना ली है। एक बयान आया था अमेरिका से हमारे फील्ड मार्शल का कि मुझे वो दुनिया कबूल नहीं जिसमें पाकिस्तान नहीं। ये बयान बड़ा मानी खेज है, इसको सोचें। और जो पाकिस्तान ने बताया है ना, और जो DGISPR का जो अभी इंटरव्यू आया, वो बड़ा अहम है। अल जजीरा को अचानक, ये लड़ाई तो हमारी अफगानिस्तान की चल रही है, DGISPR को इस मामले के ऊपर क्यों बयान देना पड़ा कि ईरान की तरफ से हमें जो खतरा आ रहा है वहाँ इसराइल या वहाँ अमेरिका की जानिब से? तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा न्यूक्लियर रियासत है, और तस्लीम शुदा न्यूक्लियर रियासत के साथ अभी तक किसी ने जंग नहीं लड़ी। और अगर अगर वो जंग लड़ी तो उसके इतने भयानक नतायज होंगे कि पूरी दुनिया ने शायद वो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये बात उनको क्यों करनी पड़ी, ये तो गौर करें ना। इसका मतलब वाज़े नजर आ रहा है कि उनको ये बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान को खतरात हैं। पाकिस्तान निशाना है, ईरान तो एक बहाना है। ईरान के ऊपर तो उनको वो न्यूक्लियर का हसूल चाहते हैं, और पाकिस्तान जो न्यूक्लियर बन गया है, तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया तालियां बजाएगी पाकिस्तान के लिए कि शाबाश पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बना लिया? नो। इसराइल और इंडिया, उनको ये पता चल गया है कि वो मिलकर भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मार्का हक में दोनों इकट्ठे थे, और उसके बाद अब उनको ये अंदाजा हो गया है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते, तो जब तक कि अमेरिका की ताकत इस खित्ते में मौजूद है, तो हमें उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमला ठीक हो गया। करना अच्छा चाहिए। अब्दुल्ला इसी गुल वजह साहब, से वक्त का मौका, जरा अफगानिस्तान सिचुएशन पर भी कमेंट कर दें, क्या करना है, कैसे करना है इनका?
अफगानिस्तान के अंदर देखिए, जो पहली बात यह है कि बागराम की जो बात की जा रही है, तो बाकी जो बेसिस पाकिस्तान ने उड़ाए हैं वो भी अमेरिका वहां आना चाहता था। क्या नॉनसेंस बातें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बातें। बागराम के ऊपर पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है वो बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान ने तो उनके वहां असला डिपो तबाह किए, बागराम बेस को तबाह किया है। मतलब अगर अमेरिका ने आना है तो मुझे बताएं, जहाज ही लैंड कराएगा ना? तो जब बेस ही नहीं मौजूद होगा तो जहाज क्या खाक लैंड कराएगा आप? मतलब ये एक नॉर्मल सी सेंसेबल बात है। और बेस आपका क्या ख्याल है, तबाहशुदा बेस जो है वो 2 दिन में बनता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब व्हाट नॉनसेंस। हमने उनके असला खाना तबाह किए हैं। ये वही बागराम बेस है जहां एक बहुत बड़ा असले का जखीरा अमेरिका छोड़ के गया था। और ये हमने उनके 2 डेपो वहां तबाह किए। इससे पहले भी तो हमने डेपो तबाह किए थे ना। हमने पहले भी तो उनके डेपो तबाह किए थे। बिल्कुल। इस वजह से मेरे ख्याल है कि ये बातें कबल वक्त हैं। पाकिस्तान अपने मखसूस तयशुदा अहदाफ हासिल करेगा, करने चाहिए। दहशत गर्दों के ठिकानों को खत्म करना चाहिए, दहशत गर्दों को मारना चाहिए, ट्रेनिंग कैंप्स को जो है निशाना बनाना चाहिए। और अगर अफगान तालिबान नाजायज रजीम के अंदर कोई भी आदमी पाकिस्तान मुखालफत कार्रवाई करता है, दे शुड नॉट बी स्पेड एट ऑल, बिकॉज दिस इज एन ओपन वॉर। ये रोजाना हमें मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान आर्टिकल 51 का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेशनल कवानीन को सामने मद्देनजर रखते हुए, आर्टिकल 1368 और 1373 के तहत हम ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। और अगर, क्योंकि ये इनिशिएट उन्होंने किया, अगर हमने अभी शीश फायर कर दिया तो इसका मतलब यह है कि हम अपने इनिशिएटिव खो देंगे और उसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। अभी मिल के इनके जो भी दहशत गर्द हैं, हमारा लड़ाई अफगानिस्तान से नहीं है, उनकी कौम से नहीं है। हम उनसे प्यार करते हैं, कल भी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन हम उस नाजायज रिजीम जो कि इस टाइम पे भारत और इसराइल की नुमाइंदा कार बनी है, अमेरिका की आला कार बनी है, हम उसके खिलाफ नबरदाजना हैं। और इंशाल्लाह ताला हम उनको एक दफ़ा तबीयत साफ करके रखेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, कितनी हद तक क्लियरेंस हो चुकी है दहशत गर्दों के हवाले से? क्योंकि हमें सबसे बड़ा मसला इनका है, फिर केपी का क्या करना है? छोड़ दें। देखें, केपी का तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं करना। केपी खुद अपने लिए जो मुश्किलात पैदा कर रहा है वो कर रहा है। अभी असल मसला यहाँ यह है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर तो जो दहशत गर्दी चल रही है, अब तो बात खुल गई है ना। कैट इज आउट ऑफ द बैग। हम्म। अभी पता है कि ये सारा काम जो है ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए किया गया है। ये खित्ते के अंदर जो जंग छेड़ी है ये इतनी जल्दी से थमेगी नहीं। इसमें अभी मुल्कों में इजाफा हो रहा है, घट नहीं रहे। इस वजह से ये वॉर थिएटर बढ़ता चला जाएगा और पाकिस्तान इसके अंदर एक अहम तरीन प्लेयर के तौर पर उभरेगा। याद रखें, अमेरिका को जब मामला तस्फिया करवाना पड़ेगा, भागेगा पाकिस्तान के पास। फिर पाकिस्तान उससे पूछेगा कि ठीक है, हम अपनी कुछ शराइत हैं हमारी, हम उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी आप देखें कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, वो जानबूझ के ये चीज की जा रही है कि किसी सूरत पूरा वफाक समेत पूरे मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम अपने आखिर को पहुंच जाए। वो क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो किसी को खेलने भी नहीं ठीक हो देंगे। गया। अब्दुल्ला गुल साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। पार्लिमानी रहनुमाओं ने जो इजलास किया है, उस इजलास की पूरी कहानी क्या थी, क्यों अपोजिशन नहीं आई, ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डैमेजिंग पार्ट होता है, इन सारी चीज़ों पर बात की। एक और मसला जो सर उठा रहा है वो है इकॉनमी। इस सारी वॉर सिचुएशन को लेके पाकिस्तान इससे कैसे बच सकता है, या कैसे इन सारी चीज़ों में एक बेहतर हिकमत अमली बना सकता है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर। वॉर की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात इकॉनमी यानी मईशत को लेकर हैं। मामलात क्या है? एक तरफ तेल है जो कि आबराए हुर्मस के ज़रिए 20% और फिर LNG 30% के करीब है, उसकी रुकावट है। पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि सऊदी अरब के साथ रेड सी के ज़रिए मामलात को तय किया गया है और अभी 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है और अभी परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ बड़ी डिटेल सामने आई जो कि कमेटी के मुख्तलिफ फ़ैसलों और मुख्तलिफ मनसूबाबंदी में सामने आई कि 340 से ऊपर जा सकती है ये पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें। तो ये एक नया डैमेजिंग पार्ट होगा आवाम के लिए, जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हैं, ऊपर से रमज़ान और फिर ईद और ये मामलात सब, खाने पीने की अशिया, शेख खुरनोश, ये बहुत महंगी हो रही हैं। इस टाइम अगर ये सिचुएशन बढ़ती है तो क्या क्या मुश्किलात आएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनयूजुअल, अनसर्टन है। लोगों को नहीं पता है कि ये जंग कब ख़त्म होगी, इस जंग के बाद के असरात क्या होंगे, मईशत के लिए रास्ते कब खुलेंगे, दो ममालिक जिनके दरमियान ट्रेड का मामला है वो कैसे सेटल होगा,
ये सारा खित्ता इस सिचुएशन से कैसे ऊपर उभरेगा, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। फिर बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, टेक्सटाइल पाकिस्तान की जो सनत है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव आया है, ईरान अमेरिका इसराइल वॉर को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जो माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है और स्टॉक मार्केट्स, तमाम एशियाई स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार है, जापान जैसी बड़ी मार्केट गिरावट का शिकार है, कोरिया की मार्केट गिरावट का शिकार है, पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह मार्केट्स गिरावट का शिकार है और बहुत बुरे तरीके से है। पाकिस्तान में तो जो मार्केट लाखों लाखों पॉइंट्स ऊपर चली गई थी वो 15-15 हज़ार पॉइंट्स नीचे गिर रही है। तो ये चीज़ भी सामने आई है और ये बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे इन सारी चीज़ों पर। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, डॉक्टर काशिफ सालिक साहब माहिर मईशत हैं, काशिफ अनवर साहब साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं, माहिर मईशत भी हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। काशिफ सालिक साहब, पहले ज़रा आपसे, ये जो हम देखते हैं इस वक्त सिचुएशन ख़ास तौर पे अशिया खुरोनोश को लेकर, चलें आम आदमी की बात से शुरू करते हैं। महंगाई का एक तूफ़ान जिसका खच्चा मंडला रहा है, पेट्रोलियम कीमतें अलग बढ़ने वाली हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कोई फार्मूला इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा कि कंट्रोलिंग, क्योंकि पहले से हम देख रहे हैं महाना बुनियादों पे बढ़ती चली जा रही है, अब तो जंग के खतरात ने और ज़्यादा इसको गहरा कर दिया। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है रमज़ान की वजह से भी वो उसका स्पाइक उसके अंदर आया हुआ था। और अब मज़ीद जो आपको पता है कि इकॉनमी जो है स्पेकुलेशंस के ऊपर चलती है, अगर वहाँ पे ट्रेंड्स, अगर उसकी आपकी जो शेयर मार्केट है वो भी इसी तरह चलती है, तो लाजमी तौर पे आपकी जो ये जो इन्फ्लेशन या फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। ख़ास तौर पे तकरीबन 5 दिन होने को हैं जो ईरान और इसराइल और यूएस की जो वॉर है उसका इम्पैक्ट जो है सबसे पहले तो पेट्रोल की तरफ से आ रहा है कि वो पेट्रोल की तरसील कम होगी। ऑफ कोर्स वो अभी हमारे पास 28 दिन हैं हमारे पास, लेकिन वो जो स्पेकुलेशंस हैं उसका क्या करें, वो स्पेकुलेशन जो है नेगेटिवली आपकी मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर रही है। फिर जब आप बात कर रहे हैं कि आप राशनिंग करेंगे पेट्रोल को, आप वर्क फ्रॉम होम को देंगे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब आप मेजर्स लेने की बात करेंगे तो एक रॉन्ग सिग्नल जो है मार्केट में चला जाएगा, तो वो उसको फिर प्राइसेस को कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इस वक्त प्रोडक्शन का या प्रोडक्ट का मार्केट में कमी की कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन जो ये स्पेकुलेशंस हैं उसकी वजह से ओवर बाइंग हो सकती है। लोग जो है वो आटा और डेयरी और दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको ज़्यादा बाय कर सकते हैं। उसकी वजह से एक स्ट्रेस आएगा आपके सप्लाई चेन के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो फूड प्राइसेस को इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे जो आपने कहा कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो तो यही है कि हमें क्राइसिस के लिए पहले से तैयार होना चाहिए। और उसमें अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक जो ट्रांसपेरेंसी है आपके जो इक़दामात की, जो भी इक़दामात आप कर रहे हैं वो आवाम तक बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाए जाएं ताकि कोई पैनिक क्रिएट ना हो। क्योंकि एक पैनिक क्रिएट होगा तो आपकी ना सिर्फ फूड प्राइसेस इंक्रीज होंगी बल्कि जो आपकी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें एक रेमिटेंसेस की बात मैं अगर आपको करूँ, वो कोविड के दौरान भी जब बात हुई थी तो रेमिटेंसेस जो आपके ज़्यादातर जो है मिडल ईस्ट से आते हैं उनके ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये जंग अगर 1 महीना 2 महीने तोल पकड़ती है तो लाजमी तौर पे आपके रेमिटेंसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नए जो है जो वर्कर्स हैं वो नहीं जा रहे होंगे, माइग्रेंट वर्कर्स, तो उसकी वजह से भी जो है वो जो तरसील ज़र जो पाकिस्तान के वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं वो जब कम होंगी तो लाजमी तौर पे पाकिस्तान की, अभी आपने हाइस का डाटा जो 2025 में आया उसमें देखा होगा कि आपकी रेमिटेंसेस की कंट्रीब्यूशन जो हाउस होल्ड इनकम में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो वो जब अगर उसमें कमी पेशी है, उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं तो लाजमी तौर पे फिर आपकी वो जो ट्रिकल डाउन होगा माइक्रो लेवल पे और आपकी ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आएगी। और आप सुन भी रहे हैं कि आपकी बिजली की कीमत भी बढ़ रही है 1.2 रुपीज़ पर यूनिट। तो वो भी जब ये सारी चीज़ें क्लब होंगी तो ऑफकोर्स जो एक सैलाब आएगा इन्फ्लेशन का ये चीज़ें शायद बहुत पहले से इसको देख लेना, फोर्सी कर लेना चाहिए था। काशिफ अनवर साहब, हमारे पास एक तो क्या ऑप्शंस हैं, हम फूड के लिए भी इतनी बड़ी ज़राअत की इंडस्ट्री हैं, उसके बावजूद
फूड के लिए अलग परेशानी है हमारी, कभी सैलाब आ जाता है, कभी हम फसल बीज नहीं पाते, कभी खाद महंगी, कभी बीज महंगा, कभी कुछ कभी कुछ। अब हमें फूड के लिए आलू टमाटर प्याज भी बाहर से मंगवाने पड़ते, आटा तक बाहर से मंगवाना पड़ता। दुनिया का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर होता था आटे को लेकर पाकिस्तान और फलों को लेकर, लेकिन आज सूरत हाल अजीब है। अब हम एक नई परेशानी में ये जो फूड की प्राइसेस हैं इसकी हाइक को देख रहे हैं, क्या करेंगे? भाई सबसे पहले तो जी मैं इस जो अमेरिका ने और एयर स्ट्राइक्स की हैं इसराइल ने, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम, हम तमाम पाकिस्तानी ईरान के साथ हैं। और जो खामेनी साहब की जो शहादत हुई है इस मुश्किल वक्त में, हम सब पाकिस्तानियों को और तमाम मुस्लिम उम्मा को ईरान के साथ खड़े होना चाहिए और ईरान के हम साथ बराबर में शरीक हैं। अब दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं, शायद हमारा ये अलमिया रहा है कि हम अपने फ्यूचर के मुतालिक फोकास्ट नहीं करते। पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ और उसकी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर नहीं थी। अब ये जो लड़ाई हो रही है ईरान की और इसराइल और अमेरिका की, उसमें उसके बाद भी पाकिस्तान अफेक्ट होगा। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इसलिए अफेक्ट होगा क्योंकि पाकिस्तान डिपेंडेंट है इन तमाम ममालिक के ऊपर एनर्जी के सिलसिले में। और हमने आज भी कुछ नहीं किया। हमने आज भी अपनी, हम जो पिछले 2 सालों से हमारी जो फ्यूल और एलएनजी की इंपोर्ट है वो तकरीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर है। और उसके अगेंस्ट अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो अराउंड 30 बिलियन डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट है। यानी कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उसका 50% ऑफ द फ्यूल जो है वो हम एलएनजी और हम वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवा लेते हैं। हमने आज भी ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ हम नहीं गए। और मैं शायद मैं अफसोस करूंगा इस बात के ऊपर कि हुकूमत ने जब ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाने का कहा, सोलर की तरफ जाने का कहा, लोगों ने पैसे लगाए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद अब लोगों को पेनलाइज किया जा रहा है कि हाँ, तुमने क्यों सोलर एनर्जी की तरफ गए, तुमने क्यों पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया कि हम अपने इंपोर्ट बिल को कम कर सकें। और इस बात को पेनलाइज किया जा रहा है पाकिस्तानी आवाम को कि हाँ, हम उन पाकिस्तानियों को, हमने तो वो पैसा आईपीपीस को देना था, भाई तुमने तो वो शेयर, तुमने तो उनका वो पैसा बंद कर दिया। फिर नईम साहब प्लीज आपका व्यू इस पे। इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है, आबनाए हुर्मज़ अलग मामला एक बना हुआ है हमारे लिए, वहाँ से पेट्रोल की तरसील, खाने पीने की अशिया और बड़े मामलात हैं। कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? क्या कोई नया महंगाई का तूफान आने वाला है? शुक्रिया अरसलान। देखिए, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली इस तरह की हमारी जितनी, जैसे भी जिक्र हो रहा है, फ्यूल की इंपोर्ट है और हमारी 70% डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल भी है। अभी आपने सुना होगा कि कतर ने एलएनजी की प्रोडक्शन बंद कर दी है। अब उसकी प्रोडक्शन बंद करने से सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमारे पास होगा हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को होगा। यानी कि हमारी इस वक्त जितने फर्टिलाइजर हैं उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। और ये जो एलएनजी के ना आने से या डिले होने से हमें बहुत ज़्यादा जो है इम्पेक्ट पड़ने वाला है। अब हुकूमत को इस मौके पे कोई माशी इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत होगी। और जैसे बात हो रही है, अव्वल तो ये जंग का इस तरह एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है कि ये वॉर काफ़ी प्रोलॉन्ग होगी। और जब ये वॉर प्रोलॉन्ग होगी तो इसके जो माशी असरात हैं ईरान पे, तो जो भी उसके फाइट की वजह से, शहादतों की वजह से, लड़ाई की वजह से जो भी इम्पेक्ट होगा, लेकिन उसके जो पैराफ्रीज में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब इकोनॉमिकली डायरेक्टली इफेक्ट होंगे इससे, इस तरह से कि यहाँ पे हमारी जैसे भी बात हो रही है कि पाकिस्तान अगर ऑयल की इम्पोर्ट थ्रू सऊदी रूट से करता है तो वो 90% लॉन्ग है एज कम्पेयर टू जो अब हम इम्पोर्ट जो रूट यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसकी इंश्योरेंस भी ज़्यादा है। इसी तरह जो हमारी बाकी जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, और ख़ास तौर पे जब ये इस मामला होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बड़ी बुरी तरह सफ़र करेगी। एक्सपोर्ट सफ़र करेगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हिट करेगा। इसी तरह ऑयल की इंपोर्ट पे, जैसे अभी हम पेट्रोल जो है वो 240,000 जो बैरल है पर डे हमारी कंजप्शन है, और इसी तरह डीजल की 183,000 बैरल जो कंजप्शन है, और एलएनजी की हमारी तकरीबन 5.6 मिलियन
जो टर्म्स है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली हम इससे बुरी तरह मुतासर दोनों तरह से होगा कि हमारी इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, हमें एक्सपोर्ट में डिफिकल्टी होगी, हमें लोकल फिजिकल जो मैनेजमेंट है उसमें डिफिकल्टी होगी। और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम पे पड़ने वाला है वो ये है कि भी आपने देखा होगा कि जो एक दुबई के बारे में कहा जाता था, मिडिल ईस्ट के बारे में कहा जाता था, इन्वेस्टमेंट वहाँ आ रही थी, एक सेफ हेवन का कॉन्सेप्ट था वहाँ का। लेकिन अभी हमें देखें कि वहां से लोगों को निकलने के लिए $2.5 लाख जेट का किराया लोग देने को तैयार है। उससे ज्यादा देखें, उससे ज्यादा ये है कि अभी पाकिस्तान के जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, अगर उनके जॉब्स कम होती हैं, उनकी रिमिटेंस इफेक्ट ज़ाहिर है जब ये सिचुएशन होती है तो एकदम से प्लानिंग बंद हो जाती है, नई कंपनीज खोलनी बंद हो जाती हैं, नई जॉब मिलने बंद हो जाते हैं, और वो लोगों को वहां से निकालना, ये करना, इसमें बहुत डिफिकल्टी होगी। और मैं समझता हूँ कि हाफ ऑफ द हमारी जो रिमिटेंस है वो सऊदी अरब और यूएई से आती है, और ये एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट पे इम्पैक्ट आने वाला है जिसको हमारी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और अब ये टाइम इस वक्त आ ठीक हो गया गया। है अच्छा, जहां इसमें एक हम शॉर्ट सा बिल्कुल व्यू, काशिफ अनवर साहब प्लीज, आपकी बात रह गई थी, एक शॉर्ट सा व्यू आपका। देखें, ये वही अलमिया है हमारा कि हम फोकास्ट नहीं करते, और हमने फोकास्ट नहीं किया, और हमने आज भी हमने शायद नहीं सीखा है। मैं फिर देखें, जब तक हम अपने पास्ट की बात नहीं करेंगे तब तक हम अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर की बात नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि हमें ये, मैं तो वो इश्यूज बता रहा हूँ जो हमारे हैं। हम वाटर स्केर्स होने के लिए जा रहे हैं, हमने क्या किया है? हम क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हुए हैं, हमने क्या किया है? हमने क्या ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ गए हैं? हम देखें, हम करते हैं रोज के फैसले। जब तक जो हमारा इशू है सबसे बड़ा, कि ना ही हमारी कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, ना हमारी कोई मीडियम टर्म पॉलिसी है, ना हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। जैसा हमारे सर पे आफत आती है हम उस आफत के मुतल्लिक चले जाते हैं। अब आप ज़राअत की बात कर रहे थे कि कहाँ हम एक्सपोर्ट किया करते थे, कहाँ हम वही आलू टमाटर जो है वो हम सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका मसला ये है, हमने उसकी प्लानिंग नहीं की। हमने अपनी तमाम ज़राई ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं, जहां पर हमारी एग्रीकल्चरल लैंड थी, जहां पर हमने शुगर और कॉटन का, जहां कॉटन लगनी थी वहां पर हमने शुगर लगा सही दी है। बात है। फिर वो बात है कि हमने उस तबके को ऑब्लाइज किया, हमने उस तबके को इंसेंटिव दिया, हमने अपनी कॉटन को खत्म कर दिया। बात यह है कि ये फैसले और ये प्रायोरिटीज हमें बनानी होंगी कि हमने अगले 15 से 20 साल क्या करना है। और क्योंकि जो हालात सबसे ऐसे बड़ी हैं कि मिसाल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सारों के लिए एक अनयूजुअल सिचुएशन है। हालात तो खदशा इसका जाहिर किया जा रहा है तीसरी जंग अजीम हो सकती है, और शायद इसी को कहा जाए तीसरी जंग अजीम का नुक्ता आगाज़ ये भी हो सकता है। उसकी सारी सिचुएशन में हर मुल्क कोई ना कोई प्लान कर रहा होता है। मैं एक ब्रेक लूँगा, वापस आऊँगा, ज़रा हम बात करेंगे। पेट्रोलियम हाइक्स आ जाती हैं, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक मुल्क की मैशत है जिसका एक लोकल कारोबार है, उसको कितनी परेशानी है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी इंडस्ट्री का क्या होने जा रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको। काशिफ सालिक साहब प्लीज़, मैं चाहूँगा जल्दी से, ये जो हम इस वक्त परेशानी में, इंडस्ट्री अगर हमारी स्ट्रगल करना शुरू कर देती है, यही बिजली, पेट्रोल, गैस, ये सारे मसाइल हो जाते हैं, आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। पहले ही हम बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट का और पॉवर्टी का अभी जो स्टैटिस्टिक्स अपने गुर्बत के आए हैं, पॉवर्टी के, उसमें आपने देखा है कि हमारी गुर्बत बढ़ी है, और ये बड़े मॉडरेट से एस्टीमेट्स हैं। इसमें मेरे ख्याल में ये गुर्बत कहीं ज़्यादा नंबर्स में है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी आपकी डबल डिजिट के करीब पहुंच गई हुई है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप क्राइसिस के अंदर होते हैं तो फिर तो आप उनकी उसकी उसकी मुश्किल में फंस जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि असल काम ये है कि क्राइसिस से पहले आपने करनी है। आपने देखा होगा पीछे सैलाब आया तो फिर भी उस वक्त प्लानिंग की बात की जा रही थी। कोई भी स्ट्रेस, क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक, जो भी इवेंट आता है उसकी प्लानिंग नहीं है। मसला ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर कैपेसिटी कम है कि फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करें। आपको कितनी खुराक की ज़रूरत है, कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, अगर जंग हो जाएगी तो कितनी आपको पेट्रोल की या दूसरी एनर्जी के सोर्सेज की कितनी ज़रूरत होगी। तो ये एक पूरी प्लानिंग होती है जो कि किसी ना किसी जगह पे हुई होती है, लेकिन असल मसला ये है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, वो कागज़ों में और फिर जब वो फिज़िकल शेप में नहीं आती। तो सबसे अहम चीज़ जो ये है कि हमने अपने इदारों की कैपेसिटी को बिल्ड करना है,
ख़ास तौर पे जो 3-4 बड़े एरियाज़ हैं, जिसमें आपने बात की इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे लोगों की लाइवलीहुड को हमने सेव करना है। तो इस तरह के जो जितने स्ट्रेसेस हैं, जिसमें जंग भी शामिल है, जिसके अंदर आपके क्लाइमेटिक इवेंट्स भी शामिल हैं, ये सब फैक्टर्स को देख के हमने इसको रिजिलियंट बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे? ऑफ कोर्स उस सिस्टम को आप समझेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे चोक करती है हमारा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन चीज़ों को फोकस करना है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम 5 से 10% भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें, हमारी मार्केट जो है, एग्रीकल्चर मार्केट जो मैकेनिज्म है, उस ज़्यादा प्रोड्यूस को संभाल नहीं सकता। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर बाद में हम उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैकेनिज्म, मार्केट के मैकेनिज्म्स हैं, इसको समझ के हमने स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग जो है वो करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम इन दबाव जो चाहे सब ठीक है, लेकिन और ये चीजें मेरा ख्याल है बहुत पहले अगर हम कर लेते तो देखिए, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती। ये मेरा सिर्फ हाँ, ये सिर्फ ये जंग जो है उसके नहीं है ईरान और इसराइल या यूएस के दरमियान, हमारे दरवाज़ों पे भी जंग के खतरात हैं। पीछे हमारे अभी हम पिछले साल जंग लड़ के हटे हैं, अफगानिस्तान के साथ अभी झड़पें हमारी हो रही हैं। तो हमें अभी से ये देखना है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको हम कैसे फूड सिक्योर बनाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी जॉब्स को, जो कि सही बड़ी बात है। मुश्किल से अच्छा, अभी इसी चीज में 2-3 साल में बात, खड़ी हुई थी, इसको हम कैसे सस्टेन करें। ये जो इस वक्त लोकल कारोबारी तबका है काशिफ अनवर साहब, ये बहुत परेशान है। उसके लिए तो इंडस्ट्री वगैरह तो बहुत दूर की बात, उनके लिए सामान मंगवाना मुश्किल है और फिर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारे यहाँ क्या कोई इंडस्ट्री ऐसी है छोटी बड़ी जो ये सारा सामान खुद प्रोड्यूस कर सके? और प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ जाते हैं, और जो है उसके पास ना बिजली है ना गैस है और टैक्सेशन भारी। अभी क्या करना होगा फौरी तौर पे आपके नज़दीक? क्या कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स जितने हैं उनके साथ कोई मीटिंग करनी होगी, इंडस्ट्री के साथ करनी, क्या करना क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सबको अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए और फिर अपनी कमजोरी के मुताबिक उसके जो वे आउट्स और सॉल्यूशंस हैं हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन हम शुरू से यही बात करते हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है या हमें अपनी इंपोर्ट को कम करना है। और इंपोर्ट हमारी कैसे कम होगी? जब हम खुद सेल्फ सफिशिएंट होंगे और हमारी यहाँ पर खुद इंडस्ट्री लग रही होगी। हमने क्या किया है? हमने इंडस्ट्री नहीं लगाई, हमने यहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए, जो कि एक सच है और खुला सच है और सबके सामने है, कि इंस्पाइट के हम यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं हमारे मुल्क से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट छोड़ हमारी अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट यहाँ से गई। हम ये जरूर कह रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स ये जरूर बयान दे रहे हैं कि अगर कुछ कंपनियां गई हैं तो बहुत सी कंपनियां आई भी हैं, लेकिन ये जरूर चेक करना चाहिए कि जो कंपनियां गई हैं उनके जाने से लॉस कितना हुआ है, वो कितना रेवेन्यू लेकर गई हैं, उन्होंने कितनी एम्प्लॉयमेंट दे रखी थी, और जो आई हैं उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और वो आगे किस तरह से लेकर चलेंगी। अब जहां तक लोकल आप ट्रेडर की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगा कि हम रोज एक नया कानून बना देते हैं, हम एक रोज एक नई बॉडी बना देते हैं, हम रोज एक नया डिपार्टमेंट बना देते हैं। और मैं स्पेशली अगर पंजाब गवर्नमेंट को ये पैगाम जाए तो ये देखें, ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हालात हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं उस तरह से मिल रहा, लोग इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो इंस्पाइट के हम उनके लिए कुछ आसानियां पैदा करते। तो हमने और मार्केटों को तोड़ना शुरू कर दिया, हमने पैरा फोर्सेस को बनाना शुरू कर दिया, जो रोजगार पहले था हमने उसको भी खत्म कर दिया। बहुत जरूरी है, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है। मुल्क आपका शहर, आपका सूबा अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जैसा कि आपने कहा कि चैम्बर्स के साथ बैठकर। अब अगर चैम्बर के साथ हम इस वक्त बैठ भी जाएंगे, तो अगर मेरी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अगर अपनी इंडस्ट्री को भी चलाना है, तो जब तक आप फ्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप बिजली नहीं बनाएंगे, और जब तक आप बिजली नहीं बनाएंगे तब तक आप मुझे देंगे नहीं। और अगर फ्यूल की रसाई, अगर हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास 1 महीने का फ्यूल है और हमें ये भी नजर नहीं आ रहा कि ये जंग ने कितनी देर चलना है, तो चलिए अगर हम ये जंग 1 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, जब हमारे पास स्टॉक नहीं होगा, तो अल्टीमेटली, और अगर हमें राशनिंग भी करनी पड़ जाती है, तो जिस तरह से आपकी इंडस्ट्री चल रही थी और वो प्रोवाइड कर रही थी, इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्री जो आपकी लोकल नीड्स को पूरा कर रही थी और वो इंडस्ट्री जो आपकी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स को पूरा कर रही थी, आप वो भी नहीं चला सकेंगे। आप ले ऑफ्स करेंगे, आपके यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो और बढ़ेगी, आपके इन्फ्लेशन यहाँ पर और बढ़ेगी, आपकी बिजली की कीमतों ने बढ़ना है, आपकी गैस की कीमतों ने बढ़ना है।
तो इसका ये मतलब है कि इस वक्त जो हालात हैं वो वो परेशानी वाले हैं। और ठीक है, गवर्नमेंट भी परेशान है, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारी गवर्नमेंट भी हमारा ही हिस्सा है। लेकिन इस वक्त जो आम आवाम है, जो सफेद पोश लोग हैं, वो ज्यादा परेशान है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि वो, चाहे गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो जो भी गवर्नमेंट अपने दे रही है कि हमारी इतनी इन्फ्लेशन हुई है और हमारी इतनी बेरोजगारी होगी और हम जीडीपी के इतने टारगेट को पूरा कर लेंगे आईएमएफ के मुताबिक, लेकिन आवाम परेशान है। हमें प्लानिंग करनी होगी। मैं बार बार एक यही बात कहता हूं और मैं अब भी यही कहूंगा, जब तक हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हम अपनी प्लानिंग नहीं करेंगे, हम अपनी प्रायोरिटीज को नहीं बनाएंगे। और इससे पहले काशिफ साहब जो बात कर रहे थे कि अगर हम प्रोड्यूस ज्यादा कर लें तो फिर हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, मैं इस बात को थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगा कि सर हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, हमने किसी सेक्टर को ऑब्लाइज करना होता है और उसको बेनिफिट देना होता है। तो जब हम उस सेक्टर को ऑब्लाइज करने के लिए या तो वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं और या फिर वो प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये अकाउंटेबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू है बिल्कुल सही कि बात है। जब अच्छा ये तक भी है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल। नहीं होगी गलत काम की, तब तक ये ठीक नहीं होगा। अच्छा नईम नईम सिद्दीकी साहब, इस वक्त सिचुएशन सारी अगर हम मिला लें, गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ भी इन चीज़ों पर बात की, इजलास भी हुआ एक पार्लिमानी रहनुमाओं का, उसमें भी मेजर टॉपिक हमारी इकॉनमी रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, बिजली की ऑलरेडी बढ़ गई है, फिर ये जो आबनाए हुर्मस की बंदिश हो जाती है। इस वक्त हमारा लोकल जो कंज्यूमर है वो और जो प्रोड्यूसर है वो दोनों के क्या हालात हैं, और इसको बेहतर करने के लिए कोई एमरजेंसी प्लान हो सकता है या कोई अब एमरजेंसी प्लान नहीं है, हो गया जो होना था? जी, जो होना था वो तो पिछले 30-40 साल से आप जिस माशी बदहाली का शिकार हैं और रोज बरोज उसमें इजाफा ही हो रहा है। आप अगर पिछले 30 साल के इन्फ्लेशन को ऐड करें तो आपकी ग्रोथ रेट जो है ना बहुत माइनस में चला गया है। और आप अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, आपके जो पीयर कंट्रीज हैं, आप अगर उनके साथ अपने को कंपेरिजन करें तो आप बहुत पीछे हैं। बात ये है कि इस वक्त हुकूमत ने टैक्सेशन का वो माहौल क्रिएट कर दिया है कि जो मल्टीनेशनल मुल्क से जा रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं। 25 करोड़ की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनके यूटिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें 4C का इन्हें इजरा कर दिया, पर टैक्स का डिसाइड हो गया। उनका अल्टीमेट इफेक्ट जो है, ये जो भी कॉस्ट बढ़ेगी इसका इफेक्ट आपने, मैंने, छोटे जो कंज्यूमर ने उसने देना है। अब हुकूमत जो फिगर देती है वो कैसे फिगर है, लेकिन आप मार्केट में जाएं, इस रमज़ान में आप देखें मार्केटें सुनसान पड़ी हुई हैं, लोगों की बाइंग पावर बिल्कुल कम है, तनख्वाहें जो हैं वो इतनी कम है कि उससे लोगों के गुजारे नहीं हो रहे। और ख़ासतौर पर जब बिजली का रेट बढ़ रहा है, अभी जब ये आपका इम्पैक्ट आएगा, इससे आपका प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज पे पड़ेगा, आपका जो पाकिस्तानी रुपये की डेप्रिसिएशन का खतरा है, इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज होगा, हाउस होल्ड इनकम जो है उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट आने वाला है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा। तो ये सारे मामलात हैं। इसमें मुझे लगता है हम इतने सालों से टीवी पे बात करते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, क्या वो बैठ के इसको सोच नहीं सकते? हम हर साल कर्जा लेते हैं अपने कर्जों का सूद अदा करने के लिए, हम कर्जा लेते हैं अपने कर्जों की पेमेंट करने के लिए, तो ये कब तक चलेगा? अब आप देखें कि हमारी अब जो हालात इस वक्त आके खड़े हो गए हैं, और ये खित्ते में जिस तरह मैंने कहा था कि इनडायरेक्टली इफेक्टेड सब जो कंट्रीज हैं जो गल्फ में भी हैं और जो ये पाकिस्तान भी है, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। और जिस किस्म के माशी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, खासतौर वार ऑन टेररिज्म पे पाकिस्तान का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, सिक्योरिटी पे पाकिस्तान का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, ये भी एक एक्सपेंस है। और इसके साथ साथ अगर हमारी ये एनर्जी की प्राइसेस बढ़ती हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, ये वॉर अगर टूल पकड़ती है, और उसके बाद जो हमारी लोकल गवर्नमेंट ने ये समझा कि टैक्स हमारी इनकम है, हमारा रेवेन्यू है, वो धड़ाधड़ लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और लोगों से टैक्स ले रहे हैं। कोई इंसेंटिव इंडस्ट्री को नहीं है, आपने इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए, आपने इंटरनेशनल मार्केट, अब देखें पूरी दुनिया, आज अमेरिका ने अगर टैरिफ लगाए ना, तो उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट अमेरिका की अपनी कौम हुई है। वहाँ भी अब जो लोग रहते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गई है, उनकी चीज़ें वहाँ खरीदने जाते हैं महंगी हो गई हैं। तो जब पूरी दुनिया में ये इम्पैक्ट आएगा तो अल्टीमेटली जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पे आएगा, उनकी एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा, उनकी एक्सपोर्ट कम होगी। तो जब ये सारी चीज़ होगी तो आप अपना
ट्रेड डेफिसिट को कैसे करेंगे? आपकी इंपोर्ट का बिल अभी 5 से 6 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा अगर हर $10 का अगर तेल की प्राइस इंक्रीज होती है तो 1 to 1.5 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट आप पे आता है। आप सोचें कि अगर ये $300 या $350 के दरमियान अगर तेल चला जाता है तो हमें एडिशनल 5 to 7 बिलियन डॉलर हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा। और इसके अलावा एलएनजी की कमी की वजह से हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्रियल जो है सारी, वो इफेक्ट करेगी। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट बैठ के सोच सकती है, प्लानिंग कर सकती है, राशनिंग कर सकती है, लोगों को घर बिठा सकती है। कोविड वाला माहौल शुरू हो जाएगा तो आप फिर पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो 1-2 महीने की बात नहीं है, ये तो पिछले 50 साल से गवर्नमेंटों को फैसले करने चाहिए थे कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, आइंदा इस मुल्क में बच्चों को तालीम कैसे देनी है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे देनी है, उनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनाना है। और सर ये ये जब ये बातें तो सारी तब सही लगेंगी ना जब अभी हालात जो फिलवक्त हालात हैं उससे हम किसी तरह निकल एकदम पाएंगे। काशिफ साली साहब, लास्ट व्यू सर इस पे शॉर्ट सा आपका चाहिए मुझे। ये इस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए क्या बेहतर हो सकता है कि लोकल कंजम्पशन को ही कम से कम बेहतर कर लें, या कोई सब्सिडी जिसका हम नाम लेते हैं वो किसी इस तरफ लगा दें, क्योंकि अब तो आवाम मेरे आपके पास भी शायद बाइंग पावर ही ना रहे। के लिए तो आपकी अभी आईएमएफ के बैठी हुई है, वो तो आपको नहीं लगाने देगी सब्सिडी, तो वो तो उसको आप भूल जाएं। नई पुरानी सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं, नई की बात तो बहुत मुश्किल है करना। अभी मैं आपकी साथियों की बात सुन रहा था तो मैं आपके देखें कि वो एक मिडल ईस्ट रीजन एक ऐसा था जो कि थोड़ा सा सेफ था और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। यूरोप में पहले यूक्रेन की वजह से और ट्रम्प की टैरिफ वॉर की वजह से नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका वो इफेक्ट हुए। तो आप अगर देखें तो पूरी दुनिया का जो रीजन है, रीजन जितने सारे रीजन्स हैं सारे डिस्टर्ब हुए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबली भी। लेकिन जब आप उसको, ऑफ कोर्स हमने अपने घर को बचाना है, तो आपकी बात सही है कि हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारा जो सप्लाई चेन है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं वो डिस्टर्ब ना हो, हमारे पास अल्टरनेटिव रूट्स, हम ये रूट्स के ऊपर पहले बात कर लेनी चाहिए थी। तो ये रूट्स को और फिर हमारी मंडियां जो हमारे प्रोडक्ट्स की हैं, टेक्सटाइल की हो जाए या ह्यूमन रिसोर्स की हो जाए, उसको हम अल्टरनेटिव सोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा घबराएं ज़रूर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन है। लेकिन इतने पैनिक क्रिएट करेंगे तो आपको पता है इकोनॉमी स्पेकुलेशंस और उनके ऊपर चलती है, तो फिर इकोनॉमी आपकी बैठ जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से सलीके से अगर गवर्नमेंट इसको प्लानिंग करे और इस पैनिक को कंट्रोल करे और अपने फूड के सोर्सेज को इंश्योर करे कि वो इंटैक्ट रहें और वो सप्लाई चेन उसमें इफेक्ट ना पड़े, और फिर उसके बाद लाइवलीहुड्स। ठीक तो हो गया, मेरे बहुत ख्याल शुक्रिया, में बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ सालिक, नईम सिद्दीकी साहब, काशिफ अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। पीर के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।